नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं का शोधन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? धातुओं का शोधन। ठीक है। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि धातुओं का जो है सांद्रण कैसे किया जाता है, सांद्रण के पश्चात जो है उनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो आप लोग जो है धातुओं का सांद्रण कैसे किया जाता है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये आप जान गए होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे धातुओं का शोधन। शोधन कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं सांद्रण में जो है क्या करते हैं जो अयस्क जो होता है उनका शुद्धिकरण करते हैं ना, अयस्क को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं सांद्रण में, मतलब उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं उनको हम क्या करते हैं जो अयस्क से अलग करते हैं। उसके बाद जो है जो अयस्क जो होता है उसमें से हम क्या करते हैं धातु प्राप्त करते हैं ना, धातु प्राप्त करते हैं अयस्क से। धातु और जो अशुद्धियाँ होती है अयस्क में उनको हम अलग अलग करते हैं। तो जो धातु प्राप्त होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं निष्कर्षण। ठीक है। उसके पश्चात निष्कर्षण के पश्चात जो हमको धातु प्राप्त होता है उसमें भी क्या होती है, अशुद्धियाँ होती है। तो उसमें से निष्कर्षण के पश्चात जो हमको जो है धातु प्राप्त होती है उनमें अशुद्धियाँ होती हैं। तो उनमें जो अशुद्धियों को जो है अलग करना है ना, तो अलग अशुद्धियों को जो है धातुओं से जो है शुद्ध जो धातु हमको प्राप्त हुई होती है ना निष्कर्षण से, तो वो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती है। तो उसमें से जो है शुद्ध धातु को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, धातुओं का शोधन। ओके। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि धातुओं का शोधन है ना क्या होता है और कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, अब चयन से प्राप्त धातुओं में अशुद्धियाँ होती है, इस धातु को अशुद्ध या अपरिष्कृत धातु कहते हैं ना। जब चयन से हमको जो है प्राप्त हुई रहती है धातु उनमें अशुद्धियाँ होती है जिसको हम अशुद्ध या फिर अपरिष्कृत धातु कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है अशुद्धियाँ होती है। तो उसमें से हम क्या करते हैं शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाते हैं, है ना। तो ये जो प्रक्रिया अपनाते हैं इसी को हम बोलते हैं धातु का शोधन या फिर धातु परिष्करण। ओके। तो धातु शोधन जो है मुख्य रूप से दो विधियों द्वारा किया जाता है। पहला जो विधि है वो है भौतिक विधि है ना, भौतिक विधि है। तो भौतिक विधि में जो है दो प्रकार से करते हैं, एक द्रवण है ना, जो है दो क्या करते हैं यहाँ पर जो है इसके अंदर जो है हम जो है दो जो क्रिया है उसको हम ना दो विधि को हम अपनाते हैं, एक द्रवण और दूसरा जो है यौन शोधन विधि को। ठीक है ना। तो पहला जो है यहाँ पर देखिए, जब हम भौतिक विधि से के द्वारा हम क्या करते हैं किसी भी जो धातु है उनका जो है शोधन करते हैं, तो इसमें जो है एक होता है द्रवण और दूसरा जो है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा जो है हम क्या करते हैं शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो द्रवण विधि हम किस में अपनाते हैं, जो धातु क्या होते हैं शीघ्रता से शीघ्र जो है क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, मतलब कम ताप पर जो है शीघ्र जो है क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ऐसे धातुओं को हम क्या करते हैं द्रवण विधि से क्या करते हैं हम जो है उनका जो है शोधन करते हैं। जैसे कि टीन है, लेड है ना, ये सब जो है टीन है, लेड है ना। तो ऐसे धातुओं को हम क्या करते हैं एक परावर्तक भट्ठी में, है ना, एक परावर्तक भट्ठी में जो है एक ढलान वाली परावर्तक भट्ठी होती है जिसमें जो है क्या करते हैं हम इसको जो है, जैसे कि मान लीजिए ये है एक परावर्तक भट्ठी, ठीक है, ढलान वाली। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है धातुओं को क्या करते हैं गर्म करते हैं ना। एक भट्ठी होती है ऐसा ढलान वाली, एक भट्ठी होती है जो एक बंद आकार की होती है। ठीक है। इसमें हम धातुओं को क्या करते हैं, जैसे ही हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जो धातु है ये पिघल करके क्या हो जाती है, नीचे बह जाती है, एकत्रित हो जाती है अलग से, और जो अशुद्धियाँ जो है वहीं पर क्या हो जाती है, यहीं पर जो है रुक जाती है। इस प्रकार से हम जो है अशुद्धियों को और धातुओं को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। मतलब द्रवण विधि में केवल ऐसे जो है धातुओं का जो है शोधन किया जा सकता है जो शीघ्र ही क्या हो सकते हैं, पिघल सकते हैं। ओके, समझ में आया। तो इसमें से धातु क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, पिघल करके जो है नीचे क्या हो जाते हैं, ऐसा जो है बह जाते हैं ढलान होने के कारण से, और जो अशुद्धियाँ जो है यहीं पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, इसमें से एक जो है क्या हो जाएंगे नीचे पिघल करके एकत्रित हो जाएंगे ऐसे, और जो दूसरा जो अशुद्धि जो होगी यहीं पर जो है ऊपर में ही क्या होगी, रुक जाएगी। समझ में आ रहा है। जो द्रवण विधि हो गया, समझ में आया ना। उसके बाद जो है दूसरा है यौन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा हम करते हैं। तो इसके द्वारा हम जो है कैसे जो है धातुओं का शोधन करते हैं समझते हैं। तो जब हम यौन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण करते हैं तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, देखिए इसमें जो है हम इसमें जो है ये जो इस विधि को जब हम अपनाते हैं यौन शोधन विधि को,
तो इसमें हम क्या करते हैं, इस विधि में जो है हम जो धातु जो होता है, देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है वृत्ताकार ऊष्मक। क्या है? वृत्ताकार ऊष्मक, जो क्या करता है, जो है गर्म करता है ना, किसी भी चीज़ को क्या करता है, गर्म करता है, ऐसा गोल आकार का रहता है। ये जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें जो है ऊष्मा होती है, बहुत ज़्यादा ये गर्म होती है, ठीक है ना। तो जब हमको क्या करना रहता है, इस विधि के द्वारा जो है जौन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण के द्वारा जब हमको क्या करना रहता है, इसमें जब हमको शोधन करना रहता है, तो इसमें जो है ऐसे धातुओं का जो है शोधन किया जाता है जो आसानी से जो है क्या नहीं होते, इनके लिए जो है जो आसानी शीघ्रता से पिघलते नहीं हैं, है ना। तो ऐसे धातुओं का जो है हम इसी विधि से क्या करते हैं, इसी विधि से हम जो है शोधन करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो ये जो है किस विधि पर काम करता है कि धातुओं में अशुद्धियों के कारण उसका गलनांक कम हो जाता है। जौन शोधन इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियाँ धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा द्रव अवस्था में अधिक विलय होती है। जब अशुद्धियाँ क्या होती है, धातु जो होती है ना, उसकी ठोस अवस्था की अपेक्षा क्या होती है, अशुद्धियाँ जो है द्रव अवस्था में जो है अधिक क्या होती है, विलय होती है। तब इस विधि का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस विधि में देखिए जो गोल्ड है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, मतलब सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, इन धातुओं का जो है शुद्धिकरण किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, तो इस विधि में हम कैसे करते हैं, इस विधि में होता क्या है ना। तो इस विधि में जो है जो अशुद्ध जो धातु होता है ना, हमको निष्कर्षण से प्राप्त होता है, उनका हम क्या बनाते हैं, एक क्षण बनाते हैं, ऐसा। ये क्षण दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, इसके एक सिरे को जो है, ये जो वृत्ताकार जो ऊष्मक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है अशुद्ध जो धातु का जो क्षण है, अशुद्ध धातु है, उसका हम क्षण बना लेते हैं। क्षण बनाने के पश्चात क्या होता है, इसमें जो है वृत्ताकार ऊष्मक, ये जो है एक वृत्ताकार ऊष्मक होता है जो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है एक सिरे से जो है यहाँ से ऐसा शुरू करते हैं, ऐसा, और इसको धीरे धीरे जो है इस साइड क्या करते जाते हैं, खिसकाते जाते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है, जैसे जैसे इसको हम धीरे धीरे इस साइड खिसकाते जाते हैं, तो ये जहाँ पर जो है ये जिस स्थिति में रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर चित्र में यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर जब दिखाया हुआ है तो यहाँ पर जो है इसका ताप जो है इतना ज़्यादा रहता है कि ये जो धातु जो रहता है ना, धातु का जो क्षण रहता है, वहाँ पर जो है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, पिघली हुई अवस्था में रहता है, ठीक है ना। और पिघली हुई अवस्था में होने के कारण से क्या होता है, ये जो धातु के में जो अशुद्धियाँ जो होती है वो इस पिघली हुई अवस्था में होती है। इस पिघली हुई अवस्था में क्या होती है, विलय रहती है। समझ में आ रहा है ना। मतलब ये है कि ये जो वृत्ताकार जो ऊष्मक है, ये वाला, इसको जो है हम यहाँ से जो है क्या करते हैं, शुरू से जो है यहाँ से इनका जो है क्या करते हैं, इस साइड इसको खिसकाते जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, इसको जो है गर्म करते हैं वृत्ताकार ऊष्मक को, तो यहाँ पर का सिरा क्या होगा, द्रव अवस्था में हो जाएगा। और द्रव अवस्था में होगा तो यहाँ पर की जो अशुद्धियाँ जो है ना, यहाँ पर अशुद्धियाँ जो है होगी, वो क्या होगी, वो विलय, जो द्रव अवस्था में है उससे विलय हो जाएगी, मिल जाएगी। और जब इसको हम जस्ट यहाँ से जो है यहाँ ले आते हैं, कहाँ ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर अभी जिस स्थिति में है वहाँ पर, तो यहाँ पर यदि हम लाते हैं तब क्या होता है, या इस साइड की जो अशुद्धियाँ हैं वो जो है इस द्रव अवस्था में जो है क्या होती जाती है, इसी में जो है, क्योंकि वो जो है अशुद्धियाँ जो है द्रव अवस्था में क्या होती है, घुलनशील होती है, मतलब विलय होती है, ठोस अवस्था में विलय नहीं होती है। तो ये जो अशुद्धियाँ जो है ये जो द्रव अवस्था है यहीं पर आ जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि हम जो है ये वृत्ताकार ऊष्मक को क्या करते हैं, ये इस शुरू से लेकर के ये अंतिम तक के जो है ऐसा जो है खिसकाते जाते हैं, है ना। और ये वाला जो है ये सर वृत्ताकार ऊष्मक को इस साइड से जो है इस साइड खिसकाते जाते हैं। तो क्या होता है, ये जो है जैसे कि यहाँ पर ये द्रव अवस्था में पिघला हुआ आपको जो है ये जोन दिखाई दे रहा है ना, ये पिघला हुआ जोन लिखा है, तो ये जो है ऐसा पिघला हुआ जोन रहता है, ठीक है ना। मतलब वो जो अशुद्ध धातु की जो क्षण है वो क्या हो जाती है, वहाँ पर पिघल जाती है। तो यहाँ पर इस साइड का जितना भी जो अशुद्धियाँ थी वो जो है इस ये जो द्रव अवस्था में है ना, ये पिघली हुई अवस्था है, इसमें क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। मतलब इस साइड से जो है शुद्ध धातु हमको जो है प्राप्त होते जाता है इस साइड, और इस साइड जो है अशुद्धियाँ, यहाँ की जो अशुद्धियाँ जो है इस द्रव अवस्था में क्या होती है, इसमें जो है विलय हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जो है ये जो वृत्ताकार जो ऊष्मक है इसको क्या करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं और इस साइड तक अंतिम तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, ठीक है ना। तो अशुद्धियाँ क्या होती है, जो द्रव में क्या होती है, विलय होती है द्रव अवस्था में। समझ में आ रहा है। ठोस के अवस्था की अपेक्षा जो है द्रव अवस्था में क्या होती है, विलय होती है। इस कारण से यहाँ पर पिघली हुई अवस्था होने के कारण ये द्रव अवस्था में होता है। तो ये जो अशुद्धियाँ जो होती है इसी द्रव अवस्था में क्या हो जाती है, एकत्रित होती जाती है। इस प्रकार से
हम जो है धीरे धीरे इसको जो है इस साइड जो है ले जाते जाते हैं और अंतिम में यहाँ पर हम पहुँचते हैं। कहाँ पर? ये अंतिम में। तो यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस साइड से जो है क्या हो जाती है, इसको जो हम एक सिरे शुरू करते हैं और एक अंतिम सिरे तक पहुँचते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे हम इस साइड जाते जाते हैं, इस साइड आगे साइड है ना, राइट हैंड साइड, तो इस साइड जो है शुद्ध धातु निकलता जाता है। ये क्षण जो है ना, मतलब ये जो है अशुद्ध धातु के क्षण जो है शुद्ध धातु के रूप में इस साइड जो है क्षण जो है निकलता जाता है और इस साइड जो है अशुद्धि जो है इस द्रव अवस्था में घुल करके विलय होकर के अंतिम सिरे में यहाँ पर क्या हो जाती है, अंतिम में एकत्रित हो जाती है। और इस प्रकार से इस साइड हमको जो है शुद्ध क्रिस्टली धातु हमको प्राप्त हो जाता है, धातु की क्षण, और जो अंतिम सिरा जो होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। ओके, और इस प्रकार से हमको जो है शुद्ध धातु क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। समझ में आया यहाँ तक? तो ये था क्या, जोन शोधन या प्रभाजी क्रिस्टलीकरण विधि, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, धातुओं का शोधन करते हैं। ओके, इसमें हम वृत्ताकार ऊष्मक का उपयोग करते हैं। समझ में आया? तो ये तो हो गया आपका जो है जोन शोधन विधि है ना, जिसमें हम अभी तक जो है भौतिक विधियाँ देख रहे थे, जिसमें द्रवण और जोन शोधन विधि। अब हम देखेंगे आगे जो है रासायनिक विधियाँ। तो रासायनिक विधि में जो है हम कैसे जो है इसमें जो है धातुओं का शोधन करते हैं। ठीक है, तो रासायनिक विधियों में जो है इसमें जो है हम धातुओं का कैसे जो है शोधन करते हैं, समझिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हम जो है कैसे जो है यहाँ पर हम रासायनिक विधियों में जो है कैसे जो है हम क्या करते हैं, धातुओं का शोधन करते हैं। तो इसके लिए हमको जो है विद्युत अपघटन विधि का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, मतलब विद्युत प्रवाह करना पड़ता है ना। इसके लिए हमको जो है 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, रासायनिक विधि अगर रासायनिक विधि का उपयोग करते हैं धातुओं का शोधन करने के लिए, तो उसमें जो है हम जो है विद्युत अपघटन विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसमें विद्युत अपघटन विधि का जब भी आप उपयोग करते हैं तो आपको जो है दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है ना। एक होता है धन इलेक्ट्रोड और दूसरा क्या होता है, एक होता है धन इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है ऋण इलेक्ट्रोड। तो जो धन इलेक्ट्रोड होता है इसको हम बोलते हैं कैथोड, क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। समझ में आया? अब हमको क्या करना है, जिस भी धातु को हमको क्या करना है, जो हमको जो निष्कर्षण के पश्चात जो प्राप्त हुआ है धातु है जिसमें अशुद्धि है, उसका हमको क्या करना है, यहाँ पर शुद्धिकरण करना है। किस विधि से? रासायनिक विधि से, है ना, रासायनिक विधि से। तो रासायनिक विधि में हम विद्युत अपघटनी विधि का जो है क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। तो इसके लिए हमको जिस धातु का जो है शुद्धिकरण करना है उसका हम क्या करते हैं, उसका जो है हम एक मोटा सा क्या करते हैं, एक जो है मोटा सा इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, ले लिए, ये जो है है ना, मोटा इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसको हम कैथोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, उसी धातु का जो है, ये जो है अशुद्ध धातु है जो निष्कर्षण से प्राप्त हुआ है, ये मोटा वाला जो है अभी जो बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना। और उसी धातु का हम क्या करते हैं, एक जो है एक दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं जो शुद्ध होता है, वही धातु है लेकिन ये शुद्ध धातु है, ठीक है ना। ये शुद्ध धातु है जिसका हम क्या लेते हैं, एक और जो है इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है, जो शुद्ध होता है। और इसको हम नाम देते हैं, इसको हम ऋण इलेक्ट्रोड है ना, ऋण में रखते हैं, मतलब ऋण आवेश के रूप में इसको जो है रखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? तो इसका जो है क्या हो जाता है, जो अशुद्ध धातु होता है उसको हम कैथोड के रूप में लेते हैं। और उसी धातु का जो है एक है ना, जैसे कि जिस भी धातु का बना होगा, ये जिस भी धातु को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसी धातु का हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है शुद्ध धातु का क्या करते हैं, एक जो है एक और दूसरा इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसको हम एनोड के रूप में रखते हैं, है ना, ऋण आवेश के रूप में रखते हैं। ओके, अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ये हो गया, ये जो है शुद्ध धातु है और ये है अशुद्ध धातु। ये जो अशुद्ध धातु है इसी में से हमको शुद्ध धातु क्या करना है, प्राप्त करना है। तो शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम इसी धातु का क्या करते हैं, एक जो है शुद्ध धातु का जो है क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ गए। तो ये हो गया आपका जो है एनोड और ये हो गया क्या, कैथोड। अब इसमें क्या करते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं हम, जिस धातु को का जो है, जैसे कि ये जो है मान लीजिए ये जो धातु है, जिस धातु का आपको क्या करना रहता है, जिस धातु का आपको जो है शोधन करना रहता है, तो उसी धातु का हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है उसी धातु का लवण विलयन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कापर सल्फेट लिया गया है, क्या लिया गया है, कापर सल्फेट। ओके, कापर सल्फेट जो है लिया गया है। तो ये जो है यहाँ से जो है देखिए, ये जो है ये क्या है,
ये जो है कॉपर का ही क्या है, इलेक्ट्रोड है, ओके, जिसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं, तो ये तो हो गया है ना, ये जो है कॉपर की जो है क्या है, ये जो है इसमें अशुद्ध कॉपर की जो है ये क्या है, क्षण है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसी से हमको जो है शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो उसी धातु का जो है लवण का क्या करते हैं, एक विलयन तैयार करते हैं और जिसको हम क्या करते हैं, इसमें भर देते हैं, जैसे कि इसमें भरा हुआ है नीला रंग में, है ना। तो ये है कॉपर सल्फेट विलयन, क्या है, कॉपर सल्फेट, है ना, CuSO4, कॉपर सल्फेट विलयन, ठीक है ना, मतलब उसी धातु का हम क्या कर देते हैं, लवण का विलयन बनाते हैं, ओके। अब ये तैयार हो गया आपका विलयन, इसमें क्या कर देते हैं, हम भर देते हैं। भरने के पश्चात आपको क्या करना है, इसमें जो है अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम जो है विद्युत का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। एक साइड जो है देखिए, इस साइड जो है जो धनावेश जो है ना, जो धनावेश वाला जो सिरा है उसको हम इस साइड धनावेश में जोड़ देते हैं विद्युत का, और जो ऋण आवेश वाला जो सिरा है उसको जो है इसमें एनोड में जोड़ देते हैं, ओके, माइनस वाला जो सिरा रहता है उसको। उसके बाद जैसे ही क्या करते हैं, हम इसमें जो है विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो विद्युत का प्रवाह जैसे ही हम करते हैं, तो जैसे ही हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो क्या होता है, इसमें से जो है ये वाला जो है आपका क्या है, यहाँ पर जो विलयन जो भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट विलयन, क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट विलयन, किस में भरा हुआ है, ये जो द्रव के रूप में है ना, जो लवण विलयन भरा हुआ है इसमें, है ना। तो कॉपर सल्फेट विलयन से जो है क्या होने लगता है, उसका जो है आयनीकरण होने लगता है, और आयनीकरण होकर के क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर जो है ना, जो धन आयन जो है CuSO4 है, अब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, Cu2+ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, प्लस जो है SO4 2- ऐसा हो जाता है। अब ये क्या होगा, ये टूट गया तो ये वाला जो धनायन वाला जो सिरा है ना, धनायन वाला जो भाग है वो क्या होने लगता है, वो जो है ये जो एनोड है ना, एनोड के पास में क्या होने लगता है, जो Cu2+ है, जो धनायन जो है यहाँ पर क्या होने लगता है, धनायन जो है यहाँ पर जो है एकत्रित होने लगता है ना, जो धातु का जो धनायन जो है वो क्या होने लगता है, यहाँ पर जो है एकत्रित होने लगता है, धातु के रूप में अपचयित होने लगता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होता है, ये जैसे ही अपचयित हो जाता है, उसके बाद जो है ये वाला जो है क्या है, ये जो धातु का जो कैथोड है, इसमें से क्या होने लगता है कुछ समय पश्चात, है ना, यहाँ पर देखिए आगे में, यहाँ पर, है ना, उसके पश्चात क्या होता है, ये जो धातु जो है, ये जो धातु जो है, ये अशुद्ध धातु जो है कैथोड, इसमें से क्या होने लगता है, इसका जो धातु जो है वो क्या होने लगता है, इनका जो धातु है उनका जो है किसमें जो है, इस विलयन में क्या होने लगता है, इसमें जो है ये जो है विलयन से क्या होने लगता है, घुलने लगता है विलयन में, ठीक है ना, मतलब इसका जो धातु जो है इसमें इस विलयन में क्या होने लगता है, घुलने लगता है, किसमें, इस विलयन में। अब इस विलयन में जैसे ही ये क्या होने लगता है, घुलने लगता है, ठीक है ना, घुलने लगता है, तो क्या होता है, इसमें से जो अशुद्धियाँ जो होती है, अशुद्धियाँ, ठीक है ना, वो जो अशुद्धियाँ जो होती है वो जो है, जो विलयन जो है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें जो है घुलता नहीं है। घुलने का मतलब है धातु जो है उसमें जो उससे जो है क्रिया नहीं करता है, और जो अशुद्धियाँ जो होती है वो क्या होने लगती है, यहाँ पर आकर के जो है, ये देखिए यहाँ पर जो है क्या होने लगती है, एकत्रित होने लगती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो है, ये जो हम मोटा जो मोटा हम क्या लिए थे, एक मोटा सा जो है इलेक्ट्रोड लिए थे अशुद्ध धातु का, जिसको हमको शुद्ध करना था, इसी से हमको धातु प्राप्त करना था। इसमें का जो है क्या जो रहता है, जो धातु जो रहता है क्या होने लगता है, धातु आयन जो रहता है, धन आयन, है ना, धातु आयन जो रहता है, ये जो विलयन जो होता है उसके ऋण आयन से जो है क्रिया करने लगता है और जो है इसमें घुलने लगता है, ठीक है ना। और इसमें का है ना, और जो अशुद्धियाँ जो रहती है वो जो है इस जो है ये जो विलयन है इससे जो है क्रिया नहीं करता, मतलब इसमें घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। तो वो जो अशुद्धियाँ जो होती है वो नीचे में आकर क्या होने लगती है, एकत्रित होने लगती है, जिसको हम पंख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंख, एनोड पंख। इस प्रकार से क्या होता है, ये जो है लगातार क्या होती है, घुलने लगती है ना, इसमें का जो धनायन जो है धातु जो है इसमें आकर के जो है ये जो विलयन है उसमें, और ये जो इलेक्ट्रोड जो होता है ना, ये जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो क्या होने लगता है, पतला होने लगता है। और इस प्रकार से क्या होता है, और इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर जो है हम क्या कर लेते हैं, अशुद्धि को अलग कर लेते हैं और धातु को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है आपका क्या, रासायनिक विधियाँ, है ना, रासायनिक विधियाँ हैं क्या प्राप्त करने का, धातु को जो है शुद्ध करने का, है ना, शोधन करने का। समझ में आया।
तो हम जब भी जो है विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, धातुओं का शुद्धिकरण के लिए, तो 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक को धनावेश के रूप में और एक को जो है ऋणावेश के रूप में लेते हैं, हमेशा याद रखना। ओके, और इसमें विद्युत प्रवाह करते हैं तो धन आयन जो रहता है वो ऋण आयन की ओर क्या होने लगता है, ऋण आयन की ओर जो है जो ऋण इलेक्ट्रोड रहता है उसमें क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगता है। समझ में आ रहा है। और सबसे पहले तो जो इसमें जो विलयन जो भरा होता है ना, उनका आयनीकरण होता है और उसमें का जो धातु आयन जो रहता है, धन आयन जो है वो जो है ऋण आयन की ओर क्या होने लगता है, एकत्रित होने लगता है, धातु के रूप में अपचयित होने लगता है। और उसके बाद जो है जो क्या होता है, ये वाला जो रहता है उसमें का जो धातु धन आयन जो रहता है वो क्या करता है, इस विलयन की ऋण आयन से क्रिया करता है और इसमें घुल जाता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से यदि जो अशुद्धियाँ जो होती है वो तो विलयन में नहीं घुल पाता, तो वो नीचे में आकर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। इस प्रकार से हमको जो है धातु अलग से प्राप्त हो जाता है विलयन के रूप में, है ना। जो धातु रहता है उसको हम अलग कर लेते हैं और जो अशुद्धियाँ जो है क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। और इस प्रकार से जो है हमको जो है शुद्ध रूप में जो है धातु क्या होती है, प्राप्त होती है। ओके, समझ में आया। ये क्रिया है ना, ये विधि आप समझ गए होंगे। रासायनिक विधि जो है ये वही है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर जो है 60 में दिया है अयस्क, है ना। अयस्क जो है ये 60 में जो है जो पढ़े हैं उसी को समझाया गया है कि जो अयस्क जो होता है उनका हम सांद्रण करते हैं, है ना। अयस्क का सबसे पहले क्या करते हैं, सांद्रण करते हैं। सांद्रण के पश्चात निष्कर्षण करते हैं। तो ये निष्कर्षण करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उच्च क्रियाशील धातु है कि मध्यम क्रियाशील धातु है या फिर निम्न क्रियाशील धातु है। यदि उच्च क्रियाशील धातु है मतलब अधिक क्रियाशील धातु है तो गलित धातु का विद्युत अपघटन कराते हैं और विद्युत अपघटन कराने के बाद क्या करते हैं, शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। यदि मध्यम क्रियाशील धातु है तो हम क्या करते हैं, मध्यम क्रियाशील यदि धातु है उनका जो है पहले हम कार्बोनेट अयस्क या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में क्या करते हैं, पहले भर्जन कराते, निस्तापन कराते हैं, फिर भर्जन कराते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम कराते हैं तो भर्जन है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कराते हैं तो निस्तापन है। ओके। इसके बाद हम क्या करते हैं, धातु का जो है ऑक्साइड जो है धातु का ऑक्साइड के रूप में प्राप्त उसको जो है परिवर्तित करते हैं, फिर धातु का अपचयन कराते हैं और अपचयन कराने के पश्चात हम धातुओं का क्या करते हैं, शोधन करते हैं। समझ में आया। ये जो है केवल चार्ट है, इसको आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है। यदि निम्न क्रियाशील धातु है तो इनको जो है सल्फाइड अयस्क के रूप में जो हम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं अयस्क के रूप में, है ना। उसके बाद जो है फिर भर्जन होता है, फिर भर्जन के बाद पश्चात हमको जो है धातु प्राप्त होती है। धातु का हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, परिष्करण। ओके, तो ये हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको। उसके बाद जो है हम आगे समझते हैं, है ना। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं लोहा, है ना। लोहा का हम जो है क्या देखेंगे, यहाँ पर लोहा का धातु कर्म देखेंगे। तो लोहा आप लोग जानते हैं आयरन, है ना। तो लोहा का जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई देती है अधिकतर लोहे से बनी होती है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है अभी तो ये वर्तमान युग है, तो लोहा का जो है ना, प्राचीन सभ्यता से ही क्या रहा है, लोहा का जो है मानव जीवन से जो है जुड़ा हुआ है ना। लोहा का जो है बहुत महत्व रहा है। समझ में आ रहा है ना। जैसे ही लोहा की खोज हुई, है ना, उत्तर वैदिक काल में, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उस समय से जो है क्या हो गया, हमारी कृषि में जो है कृषि जो है उसमें क्रांति आ गई, है ना। और इसके साथ साथ जो भी हमारे जो है जो क्रियाकलाप थे उसमें जो है क्रांति सी आ गई, है ना, लोहा का जो है खोज होने के बाद। समझ में आ गया, आया, समझ में आया ना यहाँ तक। तो ये समझ गए आप। उसके बाद जो लोहा जो है एक सक्रिय धातु है। क्या है, लोहा जो है एक सक्रिय धातु है। ठीक है। लोहा जो है एक सक्रिय धातु है। ये प्रकृति में जो है अधिकतर जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है ना। लोहा जो है कैसा पाया जाता है, लोहा जो है सक्रिय अवस्था में पाया जाता है। लोहा तो एक सक्रिय धातु है, इसके साथ साथ जो है संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। तो संयुक्त अवस्था मतलब यौगिक के रूप में। किस रूप में पाया जाता है, यौगिक के रूप में। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं तो लोहा जो है ये जो है प्रमुख रूप से जो है इनके 4 अयस्क है ना। लोहा के जो है 4 अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, 4 प्रकार के अयस्क के रूप में। पहला जो है हेमेटाइट। क्या है, यहाँ पर देखिए, पहला जो है हेमेटाइट है, दूसरा मैग्नेटाइट है, तीसरा सिडराइट है और चौथा है आयरन पाइराइट। तो ये जो यहाँ पर जो है मैग्नेटाइट जो होता है ना, मैग्नेटाइट ये जो है सबसे उच्च किस्म का लोहा होता है ना, लोहे का अयस्क होता है। दूसरा में हेमेटाइट, तीसरा में सिडराइट और चौथा में आयरन पाइराइट। तो हम देखेंगे कि लोहा जो धातु है ना, लोहा धातु है, उनका हम धातु कर्म मतलब शुद्ध लोहा हम कैसे प्राप्त करेंगे, उनका जो है हम
शुद्ध लोहा हम कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, लोहे के अयस्क से। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शुद्ध लोहा जो है प्राप्त करने के लिए लोहे का जो है हम धातु कर्म करने के लिए लोहे का है ना, शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो है हम जो है एक भट्ठी लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वात्या भट्ठी। क्या बोलते हैं, वात्या भट्ठी। ये जो आपको दिख रहा होगा वात्या भट्ठी, ये क्या है, ये जो है एक वात्या भट्ठी है। ओके, समझ में आ रहा है। और ये जो वात्या भट्ठी जो होती है इसमें जो है अग्निसह जो है सतह होती है, मतलब इनका जो ये जो दीवार जो होता है वो अग्निसह ईंटों से बना होता है, मतलब जो अग्नि को क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा ताप को सहन कर सके। समझ में आया। तो होता क्या है इसमें, चलिए हम आगे समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हेमेटाइट क्या पाया जाता है, हेमेटाइट। जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है ना, लोहे का जो है हेमेटाइट जो अयस्क है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पाया जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो अयस्क खदान से हमको प्राप्त होते हैं ना, हम सबसे पहले उसको क्या करते हैं, उनको जो है हम कूट करके क्या करते हैं, कूट करके जो है महीन चूर्ण में जो है परिवर्तित करते हैं, चूर्ण के रूप में। ओके, और उनका गुरुत्व पृथक्करण विधि से उनका क्या करते हैं, सबसे पहले सांद्रण कर लेते हैं। ओके, समझ में आया, क्या कर लेते हैं, सांद्रण। मतलब जो उनमें कुछ अशुद्धियाँ होती है अयस्क में, उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ओके, गुरुत्व पृथक्करण विधि से आप पढ़े हैं, गुरुत्व पृथक्करण विधि, ठीक है ना। उसके पश्चात ये यहाँ तक आप समझ लिए। अब हम समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि यहाँ तक आप समझ के गुरुत्व पृथक्करण विधि है ना। उसके बाद आगे सबसे पहले हम समझ लेते हैं वात्या भट्ठी में होता क्या है ना। ये जो वात्या भट्ठी है इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो वात्या भट्ठी में देखिए, वात्या भट्ठी में एक तो क्या होता है, ये जो है अग्निसह जो है इसमें जो है दीवारें होती है इस भट्ठी में, ठीक है, ये दीवार हो गया। दीवार के पश्चात जो है क्या होता है, इसमें जो है बीच में जो है दो नलियाँ होती है। एक जो है वायु का जो है आर पार आने के लिए जो है इसमें क्या होती है, इसमें जो है नली होती है, वायु आ सके करके। उसके बाद ऊपर में जो है 2 नली होती है जिसमें से क्या कर सके हम, जो व्यर्थ कैसे उनको बाहर निकाल सके। और ऊपर में जो है यहाँ पर एक क्या होता है, यहाँ पर जो है जिस भी जो अयस्क है उसको डालने के लिए जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है अयस्क को डालने के लिए यहाँ पर क्या होता है ना, मतलब जो है जगह छूटा होता है। ओके, और इसके अलावा जो है नीचे में जो है दो अलग अलग क्या होते हैं, यहाँ पर छेद होते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर नलियाँ होती है नीचे में अलग अलग ऊपर नीचे सतह में। समझ में आया, ये हो गया। अब आगे हम क्या करते हैं, जो सांद्रण के पश्चात जो हमको जो है जो अयस्क हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। सांद्रण के पश्चात जो है हमको क्या होते हैं, उसके बाद सांद्रण के बाद जो है हम क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तो हमको जो अयस्क जो प्राप्त होता है ना सांद्रण के पश्चात, उसका हम क्या करते हैं, भर्जन कराते हैं। और भर्जन जब हम कराते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो हमको क्या प्राप्त होता है, हमको जो हेमेटाइट जो अयस्क जो है हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, है ना। जो हेमेटाइट जो अयस्क जो हमको प्राप्त होते हैं, तो उसमें जो आर्सेनिक और सल्फर की जो अशुद्धियाँ जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, वाष्पशील बनकर के क्या हो जाती है, वाष्पशील ऑक्साइड बनकर दूर हो जाती है, ठीक है। वाष्पशील ऑक्साइड बनकर क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए ये जो आर्सेनिक जो है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रिया कर रहा है। और क्रिया करने भर्जन कर रहे हैं, मतलब भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है ना, भर्जन कराते हैं। तो मतलब उच्च ताप पर क्या करते हैं, उनके गलनांक से कम उच्च ताप पर उनको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और गर्म करने के पश्चात जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं, तब क्या बोलते हैं, भर्जन। तो ये जो है आर्सेनिक का ऑक्साइड बनाकर क्या बना लेता है, ये जो है वाष्पशील ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। और सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र की जो अशुद्धियाँ होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेती है, और वो जो है जो गैस के रूप में क्या हो जाती है, उड़ जाती है। समझ में आया यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर जो है ये जो अशुद्धियाँ जो होती है वो बाहर निकल जाती है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, जो अयस्क में क्या होता है, अयस्क उसके पश्चात जो अयस्क जो रहती है ना, ये जो अयस्क होती है उसमें जो है रेत की जो है क्या होती है, रेत की अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना। जिनको हम जब हम क्या करते हैं, जब इस वात्या भट्ठी में डालते हैं तो उस समय चूना पत्थर की सहायता से हम क्या कर लेते हैं, उसको जो है वो जो अशुद्धि होती है उसको अलग कर लेते हैं, ठीक है।
अब इसके पश्चात हम आगे क्या करते हैं, ये जो भट्ठी होता है इसमें हम क्या करते हैं, ये जो भट्ठी जो होता है इसमें जो है हम जो है चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर है, कोक है, और ये जो अयस्क जो है ना, लोहे का जो अयस्क जो है उसको हम क्या करते हैं, इसमें जो है डालते हैं। तो इसमें जो है जो कोक जो होता है ना, कोयला, उसकी मात्रा जो है ज़्यादा हम डालते हैं, है ना, और जो चूना पत्थर है उसकी मात्रा हम थोड़ा सा क्या करते हैं, कम डालते हैं, ठीक है ना। तो इस वात्या भट्ठी में क्या होता है, इसमें जो है अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, क्या होती है, इसमें जो है अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोक मतलब यहाँ पर होता है कोयला, है ना, जो कार्बन जो होता है वही है कोक। एंथ्रासाइड जो है उच्च किस्म का क्या है, एंथ्रासाइड जो है उच्च किस्म का जो है कोयला है ना, कोक है। तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम डालते हैं इसमें लोहे का क्या बनता है, लोहे का जो है ऑक्साइड बनता है। आप सबसे पहले तो समझ लीजिए कि इस वात्या भट्ठी में जो है हमको जो है अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है, समझ में आ रहा है वात्या भट्ठी में। तो इसमें हम जब प्रज्वलन की क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, इसमें जब हम प्रज्वलन की क्रिया कराते हैं तो लोहे का जो है क्या बनता है, सबसे पहले जो है लोहे का ऑक्साइड बनता है ना। जो लोहे का जो ऑक्साइड जो रहता है, क्योंकि जो है हेमेटाइट जो है क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो है हेमेटाइट है, कौन सा, ये हेमेटाइट। हेमेटाइट में क्या है, Fe2O3 है, मतलब इसमें जो है ये जो है फेरस ऑक्साइड ही है ना, हेमेटाइट जो है। तो चलिए समझिए, है ना, यहाँ पर जो है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ये जो लोहे का जो है क्या है, ये जो लोहे का जो हमको जो अयस्क प्राप्त हुआ है हेमेटाइट, है ना, इनको हम क्या करते हैं, ये जो वात्या भट्ठी है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है डालते हैं, ओके। उनका सबसे पहले जो उनका जो है इसमें जो है इनका क्या कराते हैं, प्रज्वलन कराते हैं। मतलब इनको जो है बार बार क्या होता है, इसमें जो है अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है, लगभग जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान की इनकी क्या होती है, इसमें आवश्यकता होती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें उनका प्रज्वलन कराते हैं तो ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए आगे वात्या भट्ठी जो होती है इसमें जो है हम क्या कराते हैं, इसमें जो है सबसे पहले तो जो धातु का जो हमको जो लोहे का जो हमको क्या प्राप्त होता है, जो अयस्क प्राप्त होता है उसको, और इसके अलावा जो है चूना पत्थर है ना, चूना पत्थर डालते हैं, इसमें चूना पत्थर डालते हैं। इसके अलावा जो है चूना पत्थर के अलावा जो है इसमें हम कोक क्या करते हैं, यहाँ से डालते हैं। डालने के पश्चात क्या होता है, जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो यहाँ से उसके बाद जो है गर्म हवा को क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है गर्म लगभग जो है 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करते हैं, यहाँ पर जो है गर्म हवा हम क्या करते हैं, यहाँ से नली के माध्यम से यहाँ पर भेजते हैं। कहाँ से, ये वाले यहाँ से भेजते हैं। तो जब इसमें हम जो है 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान की जो है हवा यहाँ पर गर्म हवा हम यहाँ से भेजते हैं, तो क्या होता है, इससे जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं तो भट्ठी की ऊपरी श्रेणी में अभिक्रिया बनी गैस का जो मार्ग जो होता है, अब यहाँ पर आगे जो है क्या होती है, यहाँ पर जो है क्रिया होती है। सबसे पहले क्या होती है, यहाँ पर जो है क्रिया होती है। तो क्रिया में क्या होता है कि कार्बन जो होता है ना, कोक का कार्बन जो है वो क्या करता है, वो जो है ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसके पश्चात जो है क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको जो है बाहर जो है नहीं निकलने दिया जाता। क्यों नहीं निकलने दिया जाता, ताकि जो है उसका तापमान जो है निरंतर क्या रहे, बना रहे, ओके, समझ में आ रहा है ना, उसका तापमान क्या रहे, निरंतर बना रहे। अब उसके पश्चात जो है क्या होता है, जैसे ही हम आगे और जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है वो जो है पुनः कोक से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और कोक की कार्बन से जो है क्रिया कर क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के पश्चात जो है जो कार्बन जो रहता है वो पुनः क्या करता है ना, जो उसमें जो है जो कोक रहता है वो फिर से क्या करता है, ऑक्सीजन की जो कुछ अपर्याप्त जो मात्रा रहती है उससे जो है फिर से क्या करता है, क्रिया करता है, और क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके। और इस प्रकार से क्या होता है, लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है फिर से कार्बन से क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और कार्बन जो है फिर से ऑक्सीजन से क्रिया करता है, फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता।
और इस प्रकार से क्या होता है, तापमान जो है स्थिर बना रहता है। अब उसके पश्चात क्या होता है, जो ऑक्साइड जो अयस्क हमको प्राप्त हुआ रहता है, किसका, लोहे का, है ना, लोहे का जो ऑक्साइड अयस्क हमको प्राप्त हुआ रहता है, वो क्या करता है, वो जो है जो ऑक्साइड अयस्क जो हमको प्राप्त होता है वो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके क्या करता है, कार्बन और आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, जो ऑक्साइड हमको अयस्क जो प्राप्त हुआ रहता है, किसका, आयरन का, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है। यहाँ पर देखिए ये आयरन ऑक्साइड हमको हेमेटाइट प्राप्त हुआ था, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात क्या बनाता है, आयरन बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण से क्या होता है, ये जो है जैसे ही जो है यहाँ पर क्रिया करता है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होने के कारण से यहाँ पर क्या होता है, तापमान जो है, यहाँ ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है, तो तापमान और क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है। अब तापमान जो है क्या होने लगता है, तापमान जो है और क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बढ़ने के पश्चात जो है देखिए यहाँ पर जो है तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके पश्चात फिर से क्या होता है, फिर से जो है ये तो हो गया यहाँ तक, तो उसके पश्चात जो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनती है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, और तापमान में निरंतर क्या होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसके पश्चात जो है आगे फिर से क्या होता है, कार्बन जो है ना, जो ये जो यहाँ पर जो है ये फेरस जो ये जो रहता है हेमेटाइट जो अयस्क जो है, वो फिर से क्या करता है, फिर से जो है कार्बन से क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करने के पश्चात क्या बनाता है, यहाँ पर जो है ये जो है आयरन बना लेता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, समझ में आया। उसके पश्चात जो है पुनः क्रिया करके ये ऐसा बनाते हैं। उसके पश्चात जो है अब आगे देखिए, अब उसके बाद आगे जब यहाँ तक ये हो जाता है, उसके बाद जो है इसमें क्या रहता है, ये जो आयरन हमको प्राप्त हुआ रहता है, ये है ना, ये आयरन जो है प्राप्त होता है इसमें से। उसके बाद जो है क्या होता है, जो भट्ठी में जो है रेत जो है अशुद्धि के रूप में बची हुई होती है। ठीक है ना, तो रेत जो है अशुद्धि के रूप में जो है बची हुई होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो चूना पत्थर जो डाले रहते हैं, ठीक है, चूना पत्थर जो है पहले क्या होता है, चूना पत्थर जो होता है पहले टूटता है, जब उसको जो है ज़्यादा तापमान मिलता है तो वो जो है क्या होता है, उसमें जो है क्रिया होती है ना, और वो टूटता है, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, तो टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है अनबुझा चूना है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो ये जो है एक जो है क्या है, ये जो है ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का जो है अवशोषण होता है। ओके, तो ऊष्मा का जब अवशोषण होता है तब क्या होता है, इसमें जो है तापमान थोड़ा सा कम होता है ना, जो भट्ठी का तापमान थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी कारण से जो है हम चूना पत्थर थोड़ा सा कम डालते हैं, जब शुरू में डालते हैं तो मिश्रण सबको मिश्रित करके डालते हैं ना, चूना पत्थर, कोयला, सरी, कोक और जो अयस्क रहता है उसको, तो चूना पत्थर थोड़ा कम डालते हैं, ताकि जिससे क्या ना हो, तापमान में कमी ना हो, इस कारण से, क्योंकि ये ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है। ओके, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड जो रहता है अनबुझा चूना जो है, ये रेत है ना, रेत सिलिकेट ऑक्साइड जिसको बोलते हैं, रासायनिक नाम है सिलिकेट ऑक्साइड। तो रेत जो है सिलिकेट ऑक्साइड से जो है क्रिया करके जो है क्या बनाता है, धातुमल बनाता है। क्या बनाता है, धातुमल। और ये जो धातुमल जो होता है वो जो है नीचे में क्या होता है, एकत्रित होता है। तो इनके घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है, मतलब ये अधिक तापमान पर होता है ना, 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होने में जो है ये क्या होता है, ये जो है दोनों जो है पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, जो लोहा जो रहता है वो, और ये जो सिलिकेट जो रहता है, धातुमल जो बनता है वो, कैल्शियम सिलिकेट जो बनता है वो। ओके, और इनको जो है देखिए यहाँ पर जो है इनके घनत्व में क्या होता है, अंतर होता है। मतलब ये है, यहाँ पर देखिए हमको जो है ये जो लोहा जो है ना, ये जो है ऊपर में जो है धातुमल जो है, इनका घनत्व जो है कम है, किसकी अपेक्षा, जो पिघली हुई लोहा है उसकी अपेक्षा। तो जो पिघली हुई जो धातुमल है वो जो है उसको जो है ऊपर की नली से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। और चूंकि लोहा जो पिघली हुई जो लोहा हमको प्राप्त होती है वो जो है इनका घनत्व अधिक होता है, इस कारण से ये नीचे में रहते हैं, और इनको जो है पिघली हुई रूप में हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं नीचे वाली तल से। समझ में आया, नीचे वाली नली से। और इस प्रकार से जो है हमको धातुमल अलग से प्राप्त हो जाता है, और जो पिघला हुआ जो शुद्ध लोहा रहता है वो अलग से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आगे समझिए, इसके पश्चात क्या होता है, ठीक है ना। तो जब ऐसा हो जाता है
तब क्या होता है, वात्या भट्ठी में चूँकि क्या रहता है, काफ़ी मात्रा में कार्बन रहता है, और कार्बन होने के कारण से उसमें जो है जो लोहा जो होता है उसमें कार्बन जो है मिला हुआ रहता है, ठीक है ना, मिल जाता है। तो वही जो लोहा होता है इसको हम बोलते हैं कच्चा लोहा। और कच्चा लोहा को क्या किया जाता है, फिर से अलग अलग प्रक्रिया को बनाया जाता है और उनका शुद्धिकरण किया जाता है, और भिन्न भिन्न ग्रेड के लोहे का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे कि ढलवा लोहा है, पिटवा लोहा है, ठीक है ना, पिटवा लोहा है। तो ये जो पिटवा जो लोहा है, ये पिटवा लोहा जो है क्या होता है, ये जो है एकदम से शुद्ध लोहा है, और इस प्रकार से हमको जो है क्या हो जाता है, लोहा जो है हमको जो है वात्या भट्ठी से प्राप्त हो जाता है। तो समझ में आया ना, ये वात्या भट्ठी का जो क्रिया जो है, बुक को और अच्छे से पढ़िएगा, है ना, समझ में आ जाएगा। बाकी प्रक्रिया तो मैं समझा दिया हूँ, 60 में समझ लीजिए। जैसे कि सबसे पहले जो है भर्जित अयस्क और चूना पत्थर को इसमें क्या करते हैं, डालते हैं। कहाँ से, यहाँ से, है ना, भर्जित अयस्क, चूना पत्थर और कोयला को यहाँ से डालते हैं। डालने के पश्चात यहाँ से हम गर्म वायु प्रवाहित करते हैं। तो गर्म वायु से ये जो कार्बन जो है क्रिया करता है, कोक जो है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पुनः कोक से क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पुनः जो है फिर से कार्बन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और ऐसा होने के पश्चात जो है आगे क्या होता है, जो उसके पश्चात जो अयस्क जो रहता है, अयस्क क्या करता है, अयस्क जो है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। क्रिया करने के पश्चात जो है क्या बनाता है, अयस्क जो है, यहाँ पर देखिए, जो अयस्क जो है वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करता है और जो है आयरन बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रहता है उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता, जिनसे जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है चूँकि ये जो था उसमें क्षेपीय अभिक्रिया था जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस कारण से इसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद जो है तापमान जब इसका जो तापमान जो है बढ़ जाता है, लगातार ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है। ओके, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ से जो है हमको क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ से तो हमको आयरन प्राप्त हो जाता है। देखिए इस क्रिया में देखिए, ये जो है हमको जो है यहाँ से जो है आयरन प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात जो है हम क्या करते हैं, इसमें जो हमको जो है रेत की जो अशुद्धियाँ होती है, जिसको हम सिलिकेट ऑक्साइड बोलते हैं, उसको जो है जो कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है वो जो है गर्म होने के कारण से टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जो रेत जो है सिलिकेट ऑक्साइड, उससे क्रिया करके धातुमल बना लेते हैं। और वही धातुमल और जो लोहा जो है हमको जो है पिघली हुई अवस्था में, उच्च ताप पर जो है पिघली हुई अवस्था में हमको प्राप्त होती है। तो ये जो है ऊपर में धातुमल है और नीचे में जो है पिघली हुई लोहा है। तो धातुमल का घनत्व तो लोहे घनत्व से क्या होता है, कम होता है, इस कारण से जो है ऊपर में तैरते रहता है। इसको हम ऊपर वाली नली से प्राप्त कर लेते हैं और जो पिघला हुआ लोहा रहता है उसको जो है हम अलग से प्राप्त कर लेते हैं। ओके, उसके पश्चात क्या होता है, चूँकि इसमें जो है कोक की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, मतलब कार्बन की मात्रा, तो वो जो है लोहे में क्या होता है, कुछ मात्रा में मिला हुआ रहता है। फिर उसको अलग अलग प्रक्रिया अपनाते हैं और उनको जो है लोहे को शुद्धिकरण करते हैं और अलग अलग हमको लोहे का जो है प्रकार प्राप्त होता है, जैसे ढलवा लोहा, पिटवा लोहा। ओके, समझ में आया। तो ये था आपका लोहे का धातु कर्म। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो बुक को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी, हाँ, उसके बाद जो है आपका जो है ये आपका जो है होमवर्क है ना, छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प। इसको आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ का जो धातु शिल्प जो है इसको आपको स्वयं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है संचारण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।